नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टी एन झा ऑफिशियल में। साथियों, आज मैं एससीईआरटी वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान के 5वें अध्याय की विवेचना कर रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है शिल्प एवं उद्योग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यह शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी रहा है। भारत में शिल्प एवं उद्योग अंग्रेजी शासन से पहले काफ़ी विकसित अवस्था में था। यहाँ का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मुगलों के शासनकाल में यहाँ से एशिया और यूरोप के देशों में वस्त्र निर्यात किया जाता था, विशेषकर ढाके की मलमल, बंगाल एवं लखनऊ की छीट, अहमदाबाद की धोतियाँ एवं दुपट्टे, नागपुर तथा मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारी वाले कपड़े एवं कुछ अन्य सूती वस्त्र का निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। इसके बदले सोने एवं चांदी का आयात होता था। उपभोग की बहुत ही कम वस्तुएं आयात की जाती थी, जैसे ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और कागज। एशिया के देशों में चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले तथा इत्र एवं अरब से कहवा, खजूर और शहद आदि का आयात किया जाता था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमणों तथा यूरोपीय व्यापारियों के आगमन ने भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। कई क्षेत्रीय शासकों ने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यापारियों पर अधिक कर लगा दिया, जिससे व्यापार में गिरावट आने लगी। इसका उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। फिर भी भारतीय बुनकरों एवं दस्तकारों की दक्षता का कोई जोर नहीं था। उस समय कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र थे बंगाल में ढाका, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और भड़ौच, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर और आगरा, कर्नाटक में बंगलौर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरई तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम। कश्मीर ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इन उद्योग की उन्नति के कारण सभी औद्योगिक केंद्र नगर बन गए, जिसके विषय में आप अध्याय 10 में पढ़ें। तो साथियों, यहाँ आपने देखा कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व मुगल काल में जो शिल्प की स्थिति थी बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन मुगल के पतन के बाद और अंग्रेज़ों के आने से यहाँ पर जो बुनकर थे, शिल्पकार थे, उनकी स्थिति खराब होती चली गई। अंग्रेजी शासन के हस्तक्षेप के कारण जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसके कारण और अन्य वजहों से भारतीय जो शिल्प था उसमें गिरावट आने लगी। इसके अतिरिक्त इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जो भारतीय शिल्पकारों में जो उनकी दक्षता थी, बुनकरों में, दस्तकारों में बहुत कूट कूट कर दक्षता भरी हुई थी उसमें। तो इस वजह से अंग्रेजी शासन के बावजूद भी भारत में कि कुछ खास क्षेत्रों में ये शिल्प जीवित रहा। और इसके विषय में आप जो औद्योगिक केंद्र सब बने, इसके विषय में आप आगे भी पढ़ेंगे। और इस पैराग्राफ में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की, जिसमें विभिन्न शहरों के जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, शिल्प के केंद्र थे, उन सबको आपने देखा। आप इसे अपने डायरी में नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की शिल्पकला एवं औद्योगिक समृद्धि को देखकर यूरोप की कई व्यापारिक कंपनियां व्यापार के लिए आगे आने लगी। अध्याय 2 में आपने पढ़ा कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने कालीकट में अपनी कोठियां स्थापित की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुमूल्य वस्तुएं लाती थी और उसके बदले कपड़े, मसाले आदि भारत से ले जाकर विदेशों में बेचती थी। इस तरह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यूरोप भारत में तैयार वस्तुओं का खरीदार था, परंतु भारत के आर्थिक समृद्धि का प्रधान कारण सूती कपड़ा का हथकरघा उद्योग था। अब इस बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें इसे देखते हैं। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। इसी तरह बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा था, जिसकी वजह से बारीक बुनाई वाले सभी सूती कपड़ों को उन्होंने मसलिन
नाम दिया। इस संदर्भ में भारतीय कारीगरों के कौशल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े बढ़िया मलमल के टुकड़े को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था और इसे बनाने में 6 महीना समय लगता था। तो साथियों, यहाँ देखिए कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने, आप सभी देखा कि कालीकट से व्यापार शुरू किया था और वहाँ पर सूती कपड़ों को उन्होंने कैलिको नाम दिया था। बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास देखा था। मोसल नामक शहर में देखा था। इराक में एक शहर है मोसल, और इसकी जो बारीक बुनाई वाले जितने भी सूती कपड़े को उन्होंने देखा, उन सब को उन्होंने एक नया नाम दिया, मसलिन। यानी मोसल नामक शहर के नाम पर बारीक बुनाई वाले कपड़ों को उन्होंने मसलिन नाम दिया था। इस संबंध में भारतीय कारीगरों के कौशल का अनुमान आप लगा सकते हैं कि 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े बढ़िया मलमल के टुकड़े को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था और इसे बनाने में 6 महीना का समय लगता था। आगे बढ़ते हैं। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और उनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। इसी समय वहाँ तकनीकी विकास की आवश्यकता महसूस की गई। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों ने उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, जिसके विषय में आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। इस क्रांति के कारण अधिक उत्पादन सभी क्षेत्रों में संभव हो सका। अब ज़्यादा कपड़ा बहुत कम कीमत पर इंग्लैंड में तैयार होने लगा। मैनचेस्टर एवं लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप के बाजार में बहुत अधिक थी। 19वीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे, जिसका विदेशों में निर्यात होता था। इसी तरह बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी, जिस पर करघे से सजावटी डिजाइनें बनाई जाती थी। आमतौर पर इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था। ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई के केंद्र थे। इन कपड़ों को यूरोप में बड़े बड़े घर के लोगों तथा रजवाड़े परिवार के लोगों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता था। इसलिए महंगे होने के बावजूद भी इनकी मांगें विदेशों में अधिक थी। तो साथियों, इन 3 पैराग्राफ में आप देखिए कि भारतीय जो शिल्प था उसके साथ यूरोप का शिल्प प्रतिस्पर्धा करने में सफल नहीं हो पा रहा था। इंग्लैंड ने सन 1720 में कैलिको अधिनियम बना दिया। इसके आधार पर कि भारत के बने जो छापेदार सूती कपड़े और छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई वहाँ पर इंग्लैंड में, कैलिको अधिनियम के तहत, जो कि 1720 में बनाया। इनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त अब वैज्ञानिकों के द्वारा नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था। आपने औद्योगिक क्रांति के बारे में पहले अध्याय में पढ़ा भी है। मैनचेस्टर, लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए थे। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। जो बड़े राजे रजवाड़े थे, बड़े बड़े घरों के लोग थे, उन लोगों के द्वारा अधिक पसंद किया जाता था भारतीय शिल्प को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। अभी तक सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। मुक्त व्यापार की नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इस नीति का सबसे पहला प्रहार भारत के वस्त्र उद्योग पर हुआ। अब इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ आयात निर्यात करने में भेदभाव का सिलसिला शुरू किया गया। अंग्रेजी सरकार का यह उद्देश्य था कि ऐसे कानूनों को बनाया जाए जिनके सहारे भारत से कच्चे माल का आसानी से निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में बेचा जा सके। मशीनों की वजह से अधिक उत्पादन होने लगा। अब वे इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी बाजार खोलने लगे ताकि उनके उत्पादित कपड़ों की खपत हो सके। अतः इंग्लैंड के व्यापारी अब इंग्लैंड का कपड़ा देखकर भारत में बेचने के लिए आने लगे। इस समय तक इंग्लैंड का उद्योग काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिससे भारत में भी सस्ते दामों के कारण मशीनों द्वारा
बने हुए कपड़े बिकने लगे। मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा नीति थी। भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था उस पर वहाँ आयात कर लगता था, लेकिन जो सामान भारत में आता था उस पर कोई कर नहीं लगता था। इसलिए भारत में इंग्लैंड के सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध होते थे। परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों एवं सूती काटने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। यद्यपि 19वीं शताब्दी में भारत द्वारा इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि सिर्फ कच्चे माल के रूप में हुई। भारत को अब मजबूर किया जाने लगा कि वह उन चीज़ों का निर्यात करे जिनकी अंग्रेजी उद्योगों को आवश्यकता थी। जैसा कि अध्याय 3 में आपने पढ़ा है कि अंग्रेज कपास, नील, अफीम, जूट आदि जैसे कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने लगे। वे किसानों से मनमाने दाम पर माल खरीदते थे, उन्हें अनाज की जगह नकदी फसल उपजाने को बाध्य करते थे। इंग्लैंड में खाद्यान्न की भी कमी थी, अतः भारत से अनाज का भी निर्यात किया जाता था। यहाँ तक कि भारत में अकाल के समय भी अनाज का निर्यात किया जाता था। दूसरी तरफ कच्चा माल के लिए अधिक भूमि का उपयोग किए जाने से भी देश में खाद्यान्न की कमी होने लगी। अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य यह था कि किसी तरह भारतीय उद्योगों को समाप्त करके अपना उद्योग विकसित किया जाए। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारतीय शिल्प एवं उद्योग का धीरे धीरे पतन होने लगा। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू किया। अब हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और मशीन निर्मित चीज़ें बाजार में सस्ती मिलने लगी। अंग्रेजी शासन से पहले कृषि, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग का बहुत बढ़िया संतुलन था, लेकिन कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प के विनाश ने इस संतुलन को नष्ट कर दिया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर अब शहर छोड़कर गांव में लौटने लगे और खेती करने को बाध्य हो गए। इस तरह इंग्लैंड में मशीनों के आविष्कार एवं अंग्रेजों की भारत के प्रति व्यापारिक नीतियों ने भारत में अनौद्योगिकीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति पैदा कर दी। कृषि पर दबाव बहुत बढ़ गया, जिससे भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई। इसे आप अध्याय 3 में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। तो साथियों, आपने अभी इन पैराग्राफ में देखा कि जो भारतीय उत्पाद की जो बढ़ती हुई मांगों को देखकर 1813 में इंग्लैंड ने क्या कर दिया, मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। अर्थात इससे पहले सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार था। अंग्रेजों ने अब क्या किया, ओपन कर दिया, मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। सभी ब्रिटिश अंग्रेजी ईस्ट कंपनी को भारत में व्यापार करने की उद्योगपतियों को छूट दी गई। इस नीति का प्रभाव ये हुआ कि भारत में जो वस्त्र उद्योग था, अब वो मशीनों से उत्पादित वस्त्र ब्रिटेन से आने लगे, इंग्लैंड से आने लगे। भारत में कारीगरों द्वारा निर्मित वस्त्र महंगे होते थे, मशीनों से निर्मित वस्त्र सस्ते होते थे। और एक तरफा नीति बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। ऐसी भी नीति बनाई गई कि जो भारत से वस्तुएं ब्रिटेन में जाता था, इंग्लैंड में जाता था, उस पर बहुत ज़्यादा आयात कर लगाया जाता था। काफ़ी वो वस्तु इंग्लैंड में महंगी हो जाती थी। इसके विपरीत जो इंग्लैंड से वस्तुएं भारत में आती थी वो कर मुक्त होती थी। इस तरह से भारतीय जो कारीगर थे, जो शिल्पकार थे, दस्तकार थे, बेरोजगार होने लगे, गांव की तरफ पलायन हुआ। कृषि पर भी दबाव बढ़ा। कृषि के क्षेत्र में भी आपने देखा, आपने पढ़ा भी है कि अंग्रेज मनमाने ढंग से खेती करते थे। अपने लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत होती थी वही चीज़ खेतों में उगाते थे। यहाँ अकाल की स्थिति होती थी, फिर भी भारत से अन्न ब्रिटेन जाता था। अर्थात भारत के लोग अपनी ही ज़मीन पर उत्पादित वस्तुओं को उपभोग करने से वंचित हो रहे थे। और अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत भारत के जो भी संसाधन थे उसका दोहन हो रहा था। और भारत में इन नीतियों के कारण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात अनौद्योगिकीकरण की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब उद्योग में लगे हुए भारतीय कारीगर उद्योग को छोड़ कृषि की तरफ क्यों लौट गए, अभी हमने चर्चा की। अब उनका सामान ही कोई खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि वो हाथ से बुनी हुई चीज़ महंगी होती थी और ब्रिटेन की चीज़ें सस्ती होती थी, जिस पर कोई टैक्स भी नहीं था। तो स्वाभाविक है उनके चीज़ों को महत्व देने वाले लोग नहीं थे। अब वो इन चीज़ों को छोड़कर दूसरे काम में कृषि की तरफ बढ़ने लगे। परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। इसकी चर्चा हमने इसके पहले के अध्याय में कर ही ली है। आगे बढ़ते हैं साथी।
इंग्लैंड में जहां हस्तकरघा उद्योग के विनाश का स्थान नए मशीनी उद्योगों ने ले लिया, वहां भारत के दस्तकारों एवं बुनकरों के विनाश का स्थान किसी अन्य उद्योगों ने नहीं लिया। इसका प्रमुख कारण था भारत में पूंजी की कमी, तकनीकी शिक्षा का अभाव, वैसे भारतीयों की कमी जो औद्योगिक विकास की भावना रखते हो, तथा अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति। इसके बावजूद भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ भारतीय मशीनी उद्योगों की स्थापना की तरफ आकर्षित हुए। सबसे पहले उन्होंने वस्त्र उद्योग की स्थापना की, क्योंकि इस कारखाने को खोलने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता थी। इसके बाद जूट एवं कोयला खान उद्योग की भी स्थापना की गई। साथियों, जिस तरह से अब ब्रिटेन के लोग वहाँ पर मशीनों की आवश्यकता होती, मशीनों के द्वारा चीज़ों को, कपड़ों को बनाया जाने लगा। भारत में इस प्रकार की सोच ही नहीं थी, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। लोग मशीनों की तरफ जो लोगों का झुकाव नहीं था, उतना बुद्धि विवेक भी, उस विज्ञान भी, भारत की तकनीकी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी मशीन की तरफ। तो इस तरह से वो बहुत दबाव को झेल रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर कुछ भारतीय लोगों के द्वारा इन क्षेत्रों में प्रयास किया गया, खास करके वस्त्र उद्योगों के क्षेत्र, वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए प्रयास किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं, निः औद्योगिकीकरण का अर्थ क्या होता है। जब देश के लोग शिल्प उद्योग को छोड़कर खेती को अपनी जीविका का, अर्थात उद्योगों की तरफ लोगों का जो है ना, उद्योगों की तरफ से पलायन होकर कृषि की तरफ जाने की जो स्थिति है, वो निः औद्योगिकीकरण कहलाती है। सन 1854 में बंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना कावसजी नानाजी दाभाड़ नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। सन 1880 तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। इन कारखानों के लिए मशीनें विदेशों से लाई जाती थी। भारत में कपड़ा उद्योगों की प्रगति ने विदेशों को चिंता में डाल दिया। फिर भी भारतीय उद्योगपतियों के सामने ये समस्या थी कि यदि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करती तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड से आ रहे कपड़ों पर सरकार विशेष कर लगाएं, ताकि वे भारत में यहाँ के बने हुए कपड़ों से महंगा बिके। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी नीति नहीं अपनाई, जिससे भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहा। बहुत प्रयास के बाद 1854 में नानाजी दाभाड़ नामक एक पारसी व्यापारी ने बंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया। 1880 ईस्वी तक 56 सूती वस्त्र कारखाना भारत में स्थापित हो चुके थे। भारत के लोगों ने प्रयास किया कि अंग्रेज इन कारखानों पर ध्यान दे, अपनी नीतियों में परिवर्तन करे। अब जो ब्रिटेन से चीज़ें आ रही है उस पर टैक्स लगाएं, ताकि वो चीज़ महंगी हो और भारतीय कारखाना को, उद्योग को बढ़ावा मिल सके। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से यह औद्योगिक विकास काफ़ी धीमा रहा। सन 1855 में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई। इसी तरह सन 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत भी की गई। 20वीं शताब्दी में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग लौह उद्योग था। सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार, जो झारखंड अब बन गया है, के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। यही स्थान आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्टील का उत्पादन होने लगा। 1855 में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित हुई। 1906 में कोयला खान की शुरुआत की गई और जमशेदजी टाटा द्वारा लौह उद्योग के क्षेत्र में 1907 में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया। झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं हम लोग, की स्थापना की गई। और आज वह स्थान जमशेदपुर, उन्हीं जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में कागज़, चीनी, आटा आदि की मिलें भी खोली गई। यहाँ नमक, अदरक और सूर्य जैसे खनिज उद्योगों की भी स्थापना हुई। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावे नील, चाय और कॉफ़ी जैसे बगान उद्योग का भी विकास हुआ, जिसके विषय में आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। इन उद्योगों में विदेशी पूंजी का ही निवेश ज़्यादा था। अंग्रेज मुनाफा कमाने के लिए भारतीय उद्योगों को अपनी पूंजी लगाकर प्रोत्साहन देना शुरू किए, ताकि उन उद्योगों पर उनका वर्चस्व बना रहे। अंग्रेजों ने बैंकों पर भी अपना प्रभाव जमा रखा था, जहां से उन्हें आसानी से कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता था, जबकि भारतीयों को इसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी और उन्हें ऊंचे दर पर ब्याज देना पड़ता था। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का यह क्रम धीमी गति से 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक यूं ही चलता रहा, लेकिन उसका तेजी से विकास सन 1914 के बाद ही हो सका। 1945 ईस्वी तक इंग्लैंड के दो विश्व युद्धों एवं कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस अवधि में इंग्लैंड का पूरा ध्यान युद्ध सामग्री यथा अस्त्र शस्त्र निर्माण में
लगा रहा तथा मालवाहक जहाज़ों को युद्ध सामग्री ढोने में लगा दिया गया। परिणामतः इंग्लैंड से भारत में आने वाले सामानों में कमी होने लगी, जिससे भारत में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई और उत्पादन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके भारतीय उद्योगपतियों का लाभ बहुत बढ़ गया। अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में भारत में निर्मित वस्त्रों की मांग बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत में 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई। इन 2 विश्व युद्धों के बीच भारतीय उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा मिला, विशेषकर कपड़ा उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप समाज में 2 नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और आधुनिक मजदूर वर्ग। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग वे थे जो भारतीय उद्योगों में अपना पूंजी निवेश करते थे। सन 1920 के बाद विदेशी पूंजी निवेश में कमी होने लगी। इस काल में हो रहे औद्योगिक विकास ने भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए प्रेरित किया और यहाँ के पूंजीपतियों ने विदेशी कंपनियों से सूती कपड़ा एवं इस्पात उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को खरीद कर भारत का औद्योगिक विकास किया। सन 1920 के दशक से ही GD बिरला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना की गई। यह पूरे भारत में और व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई। साथियों, आपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुना। एक बार पुनः पॉज करके सुन लेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं उसे आप नोट कर लेंगे। शिल्प एवं उद्योग द्वारा मजदूरों का जीवन। शिल्प एवं उद्योग तथा मजदूरों का जीवन। सन 1850 ईस्वी के बाद से भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का उद्योग था, जिसमें सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते थे। दूसरा था जूट उद्योग और तीसरा कोयला उद्योग। भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र बंबई था। जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र बंगाल था। यह श्रमिकों की संख्या भारत में सबसे अधिक थी। उनके रहने और कार्य करने की परिस्थितियां बहुत शोचनीय थी। वे एक दिन में 15-16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम करते थे। अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके रहने की जगह भी अच्छी नहीं होती थी। वे कारखानों के बगल में ही स्थित छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जहाँ सफाई एवं पानी की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अर्थात आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूरों की जो दुर्दशा को इस पैराग्राफ में बताया गया है और इन तस्वीरों में भी दिखाया गया है किस तरह से कठिन काम कर रहे हैं और जहां वो रह रहे हैं कितनी गंदी बस्तियां। मजदूरों को समय पर वेतन का भी भुगतान नहीं होता था। अगर मशीन खराब हो जाए या माल कम तैयार हो जाए तो इसमें मजदूरों की कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी मालिक उनके वेतन से कटौती कर लेता था। इतना ही नहीं, यदि मजदूर की तबीयत खराब हो जाती थी तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना तो दूर, उस दिन काम पर नहीं आने के कारण उसके वेतन में कटौती कर ली जाती थी। कोयला खदानों के मजदूरों की दशा तो और भी दयनीय थी। झरिया और गिरिडीह के कोयला खानों के श्रमिकों के काम के घंटे प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक थे। स्त्रियां एवं बच्चे भी भूमिगत खानों में काम करते थे। वहां प्रायः दुर्घटनाएं हुआ करती थी। यद्यपि सन 1923 के बाद सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कर दी थी, लेकिन मुआवजे की राशि लेने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, स्त्री पुरुष एवं बच्चों को गर्मी में 14 घंटे एवं जाड़ों में 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। एक तरफ काम का बोझ होता था, दूसरी तरफ रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती थी। ऐसी परिस्थितियों में मजदूरों के पास संगठन बनाने एवं अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के अलावे कोई उपाय नहीं था, लेकिन इससे उसकी नौकरी चले जाने का भय था। सन 1880 में बिजली के बल्ब लग जाने से काम के घंटे में और वृद्धि होने लगी। अतः मजदूरों ने अब उद्योगपतियों के खिलाफ जगह जगह पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। इनकी प्रमुख मांगे थी काम के घंटों में कमी, साप्ताहिक अवकाश और कारखानों में काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा। भारतीय उद्योगपतियों को उनकी मांगे उचित नहीं लगी, क्योंकि काम के घंटे कम होने से उत्पादन में कमी हो जाती, मालिकों का खर्च बढ़ जाता और कारखानों में बनी वस्तुओं का दाम बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती और भारतीय उद्योग का विकास भी धीमा पड़ जाता। उस समय इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। अतः अंग्रेजी सरकार ने सन 1881 में एवं उसके बाद के समय में मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई नियम बनाए, जिनसे स्त्री पुरुष एवं बाल मजदूरों के काम के घंटे तथा उनकी दैनिक मजदूरी तय की गई।
फिर भी अभी मजदूरों की स्थिति दयनीय ही बनी रही। आवश्यक सुविधा प्राप्त करने के लिए मजदूरों ने हड़ताल करना प्रारंभ किया। सन 1920 तक देश भर में कई हड़तालें हुई। इससे पूरे देश के मजदूरों में एकता की भावना भी आई, जिससे प्रेरित होकर सन 1920 में ही मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ऐटक नामक संगठन बनाया, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था बनी। आगे चलकर यही मजदूर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायक रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उनके लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी के दर को निश्चित किया तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रही। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के शिल्प उद्योग के विकास के लिए भी सतत प्रयत्नशील रही। एक औद्योगिक नीति अपनाई गई, जिसके द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कारगर कदम उठाए गए। तो साथियों, हमने इन पैराग्राफ में जिन बिंदुओं की चर्चा की, आप सुनने के बाद वीडियो को रोककर महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लें। और अब हम इस चैप्टर से बनने वाले जो प्रश्न हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हो सकता है वो सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपको इन प्रश्नों में मिल जाए। पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? वस्त्र उद्योग था। आंसर क होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना FICCI की स्थापना कब हुई? FICCI की स्थापना 1927 में हुई थी। आंसर ख होगा। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बंगाल में जूट और वस्त्र का उद्योग वहीं पर था। चाय का भी उद्योग बंगाली क्षेत्र में था उस समय। सन 1818 नहीं होगा साथियों, 1881 हो। सन 1881 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? तो चूंकि उस समय भारतीय उद्योगपति आ गए थे और भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा था, तो अंग्रेजों की शासन थी भारत में, अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी। तो उन्होंने 1881 में एक कानून बनाया और इसका उद्देश्य था मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए। आंसर इसका क होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ऐटक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। मजदूर संघों ने एक देश के सभी महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे संघ थे वो सब मिल करके एक संघ का निर्माण किया, ऐटक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई। अब यहाँ मिलान करना है। जूट उद्योग तो बंगाल होगा, क को ख से मिलाइए। ऊनी वस्त्र उद्योग घ से मिलाइए कश्मीर से। जामदानी बुनाई लखनऊ और ढाका में होता था, तो लखनऊ आंसर है। क से मिला दीजिए ग को। घ लौह उद्योग है, उसको आप सभी जानते हैं, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में, तो अंगह से मिला दीजिए। और नील बगान उद्योग का संबंध चंपारण से है, आप सभी जानते हैं। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन साथियों के बीच, और जो बच्चे वर्ग 8 में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये सेशन अच्छा रहेगा। कम समय में पूरी जो बातें हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।